नमस्कार, यूपी बेसिस कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिस्ट्री का वीडियो है और ये 50 डेज रिवीजन शेड्यूल जो पीसीएस 2024 के लिए हम लोगों ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है वीडियो। और आज ये दूसरा दिन है उस शेड्यूल का, 7 सितंबर 2024। और यहाँ पर आज हम लोगों को जो टारगेट कवर करना है दूसरे दिन रिवीजन का, उसमें हिस्ट्री में हमारा जो टारगेट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। साथ ही साथ जो दूसरा सब्जेक्ट है यानी कि ज्योग्राफी, उसका जो टारगेट है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जिसका वीडियो आपको मिल गया होगा। एनवायरनमेंट है साइड सब्जेक्ट में, और करंट में सितंबर 2023 का करंट तैयार करना है। 4 दिन इसके लिए अलॉट किए गए थे, जिसका आज दूसरा दिन है। और आर्टिकल्स हमको पॉलिटी में तैयार करने हैं, आर्टिकल 11 से लेके आर्टिकल 20 तक। पॉलिटी अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमारे पास 15 से आधे घंटे 30 मिनट का समय अलॉट किया गया है आर्टिकल्स को याद करने के लिए। अभी केवल याद कर लेना है आर्टिकल्स, उनके अंदर क्या उनकी चीजें हैं उनसे हमको मतलब नहीं, वो जो हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तब कंसिडर करेंगे। फिलहाल आपको केवल पॉलिटी के आर्टिकल्स को याद रख लेना है। मैंने ज्योग्राफी के वीडियो में आपसे बताया है जो आज के ज्योग्राफी का टारगेट कंप्लीट करने का था, कि एनवायरनमेंट और करंट आपको करते हुए चलना है। बाकी सारा मैं यहाँ पर कवर करवाता हूँ आपका चलूंगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एक बात मैं और बता दूं, ये फुल कोर्स का वीडियो नहीं है, रिवीजन शेड्यूल का है। तो यहाँ पर हम केवल रिवीजन के पर्पज से बात करेंगे, तो हम बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे। हम फैक्ट्स की बात करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि एक दिन में या जितना भी समय 2 से ढाई घंटे का, उसमें आप इसको कवर कर सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्लासेस के वीडियोज आपने देखे ही हुए हैं, नोट्स आपके पास हैं ही। ठीक है। ये जो पीपीटी है ये अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वैसे अगर मैं क्लास की बात करूं तो इस टॉपिक में 3 से 4 क्लासेस लगती हैं, लेकिन रिवीजन है ये, फुल फ्लेज क्लास नहीं है। और रिवीजन का मतलब होता है चीजों को तेजी से तैयार कर लेना, तो आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली कौन सी सिविलाइजेशन है? एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, यानी कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हम जानते हैं कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो जो समय है उसको, या जो इतिहास है उसको कई क्राइटेरियाज के आधार पर डिवाइड किया, जिनमें से एक क्राइटेरिया है इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री के आधार पर, कि उस समय के जो लोग थे वो किस सामग्री का इस्तेमाल करके अपने हथियार, अपने औजार और अपने जो उपकरण वगैरह बनाते थे। उस हिसाब से पहला जो था वो स्टोन एज था, क्योंकि वहां पर पत्थरों का इस्तेमाल होता था। स्टोन एज के बाद हमारे पास आता है कॉपर स्टोन एज, यानी कि चालकोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाण काल। और फिर उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्ययुगीन सभ्यता का समय आता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। और एक और क्लासिफिकेशन है जो स्क्रिप्ट के आधार पर है, यानी कि लिपि के आधार पर है, जिसमें बांटा गया है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, यानी कि वो पीरियड जहां पर कोई लिपि नहीं थी। दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि वो पीरियड जहां पर लिपि तो थी लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं। और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि वो समय जहां पर लिपि है और हम उसको पढ़ भी सके हैं। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास आ जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट यानी कि लिपि है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, यानी कि उसको अभी डेसिफर नहीं किया जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो एक ब्रॉन्ज और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। प्रोटो हिस्टोरिक को हिंदी में बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी बेसिकली अगर देखें तो सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर डेवलप हुई थी, लेकिन इस सिविलाइजेशन की 80% के आसपास जो साइट्स हैं, वो 80% के आसपास जो साइट्स हैं वो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर पाई गई हैं। यानी कि अगर हम देखें तो आज ये माना जाता है कि जो प्राचीन सरस्वती नदी थी वो और कहीं कोई नहीं, आज की घग्गर हक्कारा रिवर ही प्राचीन सरस्वती नदी थी, ऐसा माना जाता है। दूसरी बात, इस सिविलाइजेशन की जो सबसे पहले खोजी गई साइट थी वो थी हड़प्पा। तो क्योंकि इसकी सबसे पहली खोजी गई साइट हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। क्योंकि ये कांस्ययुगीन है तो उसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं।
आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और इसको सरस्वती सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 80% जो साइट्स हैं वो सरस्वती नदी के किनारे हैं या उसके आसपास के एरिया में कंसंट्रेटेड है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है वो सिंधु नदी की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। और इसका जो प्रचलित नाम है वो यही सिंधु नदी की सभ्यता है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम इसकी बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। दूसरी हमारे पास है हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा भाग है हमारे पास उत्तर हड़प्पा सभ्यता। यानी कि लेटर हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन कल्चर। प्री हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर और लेटर हड़प्पन कल्चर, इसको पोस्ट हड़प्पन कल्चर या झूकर झांकर कल्चर भी कहा जाता है, या झूकर झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर हड़प्पा सभ्यता को। उत्तर हड़प्पा सभ्यता, लेटर हड़प्पा सभ्यता या पोस्ट हड़प्पा सभ्यता को झूकर झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये माना जाता है कि प्राग प्राग हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का काल वो काल था जब हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हो रही थी। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो गई तो वो हड़प्पा सभ्यता में आ गई। ये डेवलप्ड स्टेज है, ये प्री डेवलपमेंट या डेवलपिंग स्टेज है। इसको डेवलपिंग बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये डेवलपिंग स्टेज है जब इसका विकास हो रहा है। डेवलप्ड स्टेज को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता डेवलप होने के बाद डिक्लाइन करने लगी, उसका क्या बोलते हैं, उसका पतन होने लगा, तो उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता या झुकल झांगल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआती विस्तार हुआ या शुरुआती उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली और उसकी सहायक नदियों के तट पर, खासतौर से घग्गर हक्कारा रिवर और इंडस रिवर के बीच के एरिया में हुआ था। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो गई तो उसका विस्तार वहां से बाहर के इलाकों में भी हुआ। ये अफगानिस्तान तक फैल गई, ऊपर हमारे पास जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई, नीचे ये गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी तक पहुंच गई। और अगर हम बात करें पूर्व की तो ये उत्तर प्रदेश में हिंडन रिवर तक ये फैली हुई थी। तो अगर हम इसका ये देखें एक्सटेंशन, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये ऊपर नॉर्थ में थी कहाँ तक? जम्मू कश्मीर में मांडा तक, जो चिनाब रिवर के किनारे है। साउथ में अगर देखें तो उसका जो साउथ का एक्सटेंशन है वो दाइमाबाद तक है। जो महाराष्ट्र में है। और ये जो है ये प्रवरा नदी के तट पर है। जो प्रवरा नदी है वो अपने आप में रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। वेस्ट की अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर के पास स्थित सुख्ता गेंडोर या सुख्ता जेंडोर तक फैला हुआ था, जो कि दश्क नदी के तट पर है। और अगर हम उत्तर की पूर्व की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में यह फैला हुआ था उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर के पास तक, जो कि यूपी में है। और ये है हिंडन नदी के तट पर। तो ये इतना विस्तार था इसका। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये हड़प्पा सभ्यता जब अपने चरम पर थी तो ये माना जाता है कि ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी, जो भारत के, आज के भारत के एरिया का लगभग 1/3 है। इसकी समकालीन जो दो और सभ्यताएं थी वो एक थी मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के तट पर डेवलप हुई थी। और दूसरी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या जिसे हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। और ये दो नदियों के दोआब के क्षेत्र में डेवलप हुई थी, जिनका नाम था दजला और फरात। दजला को आज हम टिग्रिस रिवर के नाम से जानते हैं, और फरात आज की
यूफ्रेटिस नदी है, जो इराक ईरान में बहती है और आगे चल के शत अल अरब बसरा के पास में बन जाती है, और जो फारस की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। तो ये इसका विस्तार। विस्तार के बाद हड़प्पा सभ्यता बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक नगरीय सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। इसके बारे में कई सारी बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये नगरीय सभ्यता थी, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। दूसरी चीज यहाँ पर ये एक ट्रेडिंग सिविलाइजेशन थी, यानी कि ये एक व्यापारिक सभ्यता थी। ये व्यापारिक सभ्यता इसलिए थी क्योंकि इसको जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, सरप्लस इकोनॉमी थी। सरप्लस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सरप्लस इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस इकोनॉमी का जो उत्पादन है वो उसके उपभोग से ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर जो कंजम्पशन था इनका, वो कम था इनके प्रोडक्शन से। जितना माल ये उत्पादित करते थे, चाहे वो माल हो चाहे वो फसल हो, उससे कम ये कंज्यूम करते थे। तो जो बच गया माल था उस माल को ये ट्रेड करते थे, उसका ये व्यापार करते थे। और इनके जो ट्रेडिंग रिलेशन थे वो किसके साथ थे, मेसोपोटामिया सुमेरिया की सभ्यताओं के साथ इनके ट्रेडिंग रिलेशन थे, जो हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अवशेष हमको मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि इन सभ्यताओं के बीच में ट्रेडिंग रिलेशन रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो कई सारी की फीचर्स को समाये हुए है अपने। उसके कई सारे की फीचर्स हैं जो उसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। जिसमें सबसे पहला की फीचर है कि ये नगरीय सभ्यता है और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। ये नगरीय सभ्यता जो है इसमें कई सारे नगर थे, और जिसमें मैंने बताया था सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था, फिर मोहनजोदाड़ो। और जब इन सब नगरों को खोजा गया तो ये पता चला कि ये सभी नगर भले ही दूर दूर क्यों ना हो, भले ही उनके बीच में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, लेकिन उन सभी के जो की एलिमेंट्स थे, की कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे। जैसे सभी नगर, अगर एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दे तो सभी नगर एक ही पैटर्न पर बसाए गए थे। सभी नगरों में जो मकान थे वो लगभग एक ही जैसे थे। सभी नगरों में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो लगभग एक ही जैसा था। यहाँ तक कि ईंटें जो वहां पर इस्तेमाल की जाती थी उनका भी आकार लगभग एक ही जैसा था, आइडेंटिकल था। हाँ, एक्सेप्शंस हैं तो उन एक्सेप्शंस को हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक नगरीय सभ्यता थी और प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था। अगर हम देखें तो ये अगर एक नगर है, ठीक, तो ये एक टाउन है, ये एक साइट है, और ये साइट दो पार्ट में डिवाइडेड थी। किसी भी नगर का जो पश्चिमी भाग होता था, ये वेस्ट साइड जो होता था, ये वेस्ट साइड हमारे पास ऊंची होती थी, ऊंचाई पर बनी हुई होती थी। एक बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म को बनाया जाता था और उस पर इस ऊंची साइट को बनाया जाता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, ठीक। और ये जो है ये माना जाता था कि यहाँ पर जो अमीर वर्ग था या नोबल वर्ग था वो रहा करता होगा। तो ये जो इलाका था इस इलाके को नाम दिया गया सिटाडेल, या हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं दुर्ग टीला। और ये जो दूसरा इलाका है जो नीचे था इस इलाके को बोला जाता है लोअर टाउन, यानी कि निचला नगर, ठीक। तो प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था। पहला अपर सिटाडेल, ये जो ऊंचा वाला है सिटाडेल यानी कि दुर्ग टीला है, और दूसरा हमारे पास लोअर टाउन यानी कि निचला नगर है। दुर्ग टीला सामान्यतः कहाँ पर होता था, पश्चिम दिशा में होता था और ऊंचाई पर स्थित होता था। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में होता था और ऊंचाई पर स्थित होता था। जबकि इसके अलावा जो बाकी हिस्सा था जिसको हम पूर्वी हिस्सा बोल सकते हैं वो अपेक्षाकृत बड़ा होता था। ये देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा है। जाहिर सी बात है, किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे तो जो हाई क्लास है उसकी संख्या कम होगी और लोअर और मिडिल क्लास लोगों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो उनके रहने के जो इलाका हो गया वो क्या भी वो भी कैसा हो गया, बड़ा हो गया। और जो अपर क्लास है, जो हाई क्लास है, वो क्योंकि छोटी है तो वो छोटे इलाके में रह रही है। और ये कम ऊंचा होता था, इसे लोअर टाउन कहा जाता था। तो जैसा मैंने कहा कि जनरली ये जो दुर्ग टीला यानी कि सिटाडेल होता था ये पश्चिम में होता था, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे लोथल। लोथल में अगर हम लोग देखें तो लोथल में जो सिटाडेल है वो वेस्ट में नहीं मिला है, बल्कि कहाँ पर मिला है, साउथ ईस्ट में मिला है, ठीक है। लोथल में ये दुर्ग टीला साउथ ईस्ट में मिला है, इंपॉर्टेंट है। दुर्ग टीला क्योंकि ये अपर क्लास के लिए था तो उसकी सुरक्षा के लिए इसको चारों तरफ से घेर दिया जाता था। किससे, सुरक्षा दीवार से इसको घेर दिया जाता था, सिक्योरिटी वॉल से इसको घेर दिया जाता था। तो ये हमारी क्या हो गई, सिक्योरिटी वॉल हो गई।
तो दुर्ग टीला सिक्योरिटी वॉल से घिरा हुआ होता था, जिससे वो बाकी नगरों से अलग होता था। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जैसा मैंने कहा कि एक्सेप्शन सब जगह होती है। चन्नू दाड़ो एक ऐसा शहर है, एक ऐसी साइट है जिसमें जो दुर्ग टीला है या सिटाडेल है वो नहीं मिला है। चन्नू दाड़ो में सिटाडेल नहीं मिला है। और धौलावीरा, जैसे बाकी शहर दो भागों में विभाजित थे, वेस्ट में सिटाडेल, बाकी इलाका लोअर टाउन, तो वहीं धौलावीरा तीन भागों में विभाजित था। और धौलावीरा के जो तीन भाग थे इनको बोला गया सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। यानी कि दुर्ग टीला, मिडिल टाउन यानी कि मध्य नगर या माध्यमिक नगर, और लोअर टाउन यानी कि निचला नगर। ये कहाँ पर है? ये धौलावीरा है, जो तीन भागों में विभाजित था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो सिटाडेल होता था, वो सिटाडेल सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ होता था। यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा दीवार होती थी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, कालीबंगा में, हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में जो लोअर टाउन है वो भी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। लोअर टाउन भी क्या है? सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। उसमें भी सिक्योरिटी वॉल है। कहाँ कहाँ पर? कालीबंगा में, हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में। वहीं धौलावीरा, लोथल और सुरकोटडा में लोअर टाउन और सिटाडेल एक ही रक्षा दीवार से घिरे हुए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिटाडेल की जो सुरक्षा दीवार है वो अलग है, और जो लोअर टाउन है उसकी सुरक्षा दीवार अलग है। लेकिन धौलावीरा, लोथल और सुरकोटडा में जो लोअर टाउन और सिटाडेल हैं वो एक ही रक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। वो अलग अलग रक्षा दीवारों से नहीं घिरे हुए हैं। एक ही रक्षा दीवार खींची गई और उसको यहाँ पर, उससे इन दोनों को ही इस तरीके से कवर कर दिया गया। ठीक है। तो कहाँ कहाँ? धौलावीरा, लोथल और सुरकोटडा में लोअर टाउन और सिटाडेल एक ही सिक्योरिटी वॉल से घिरे हुए थे। अगली चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रही हैं। एक सड़क ऊपर से आ रही है, इस तरीके से सड़कें आ रही हैं, और फिर इधर से सड़क आ रही है, तो ये सड़कें एक दूसरे को, सीधी सड़कें हैं, और ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पर क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। और अगर सड़कें इस तरीके से बन रही तो ये एक तरीके का क्या बन रहा है? ग्रिड बन रहा है। ठीक है। ये क्या बन रहा है? ग्रिड बन रहा है। और जो ग्रिड पैटर्न है ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्ट्राइकिंग फीचर है। सड़कें बनाई जाती थी, सड़कों के किनारे नालियां बनाई जाती थी, और उसके बाद क्या बनाए जाते थे? मकान बनाए जाते थे। तो ऐसा लगता है कि पहले सड़कें और नालियां बनाई गई और उसके बाद उनके किनारे मकानों का निर्माण हुआ। ये क्या बता रहा है? ये एक प्लान्ड डेवलपमेंट बता रहा है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्लान्ड तरीके से किया गया है। नगरों को एक प्लान्ड तरीके से बसाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पर भी घर बना ले और कोई भी कहीं पर भी रहना शुरू कर दे मकान बनाकर, नहीं। एक सेट पैटर्न है, उस तरीके से ही सिटी का डेवलपमेंट होगा। वैसे ही सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी और वैसे ही घर बनाए जाएंगे, और उसमें कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया कि सभी नगर में, सभी साइट्स में ग्रिड पैटर्न मिला है, लेकिन बनावली एकमात्र ऐसी एक साइट है जहां पर ग्रिड पैटर्न नहीं मिला। तो कहां पर ग्रिड पैटर्न नहीं मिला है? बनावली में ग्रिड पैटर्न नहीं मिला। दूसरी बात, पूरी हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटें हम जानते ही हैं ब्रिक्स होती हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो दो प्रकार की ब्रिक्स यहाँ पर मिली हैं, कच्ची ईंटें, और दूसरी हमारे पास कैसी मिली हैं? पक्की ईंटें। गांवों में जो मकान बने इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहां पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, और जो शहरों में मकान बने हैं वहां पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि सभी ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की होती थी, और इनका आकार जो होता था वो 4:2:1 के रेशियो में होता था। ठीक, 4:2:1 के रेशियो में इनका आकार होता था। यानी कि इनकी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 होती थी। ठीक है। नगरों में भूमिगत जल निकासी व्यवस्था पाई गई, जिसमें सफाई के लिए एक निश्चित दूरी पर मैनहोल बनाए गए हैं। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था का मतलब हो गया कि जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी, कवर्ड होती थी, और उन कवर्ड नालियों को साफ करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स वगैरह को बना दिया जाता था। तो यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, बनावली में ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया। यानी कि जो बनावली है वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट साइट है जहां पर
ग्रिड पैटर्न भी नहीं है, और जहां पर जल निकासी व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, तो बनावली इसलिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो बनावली में ना तो ग्रिड पैटर्न है और ना ही ड्रेनेज सिस्टम है। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, आप चाहें तो रोक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउसेस की, मकानों की। यहाँ पर सभी मकान एक तरीके से लगभग समान डिजाइन के मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मकानों में चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पर मकानों को देख के आप साफ तौर पर बता सकते हैं कि कौन सा मकान जो सामान्य जन का है और कौन सा मकान है जो अमीर लोगों का है, नोबल्स का है। इससे मकान के साइज में अंतर है, मकान की सजावट में अंतर है। ठीक है। अब यहाँ पर मकानों का एक सेट तरीका होता था, डिजाइन होती थी बनाने की, कि यहाँ पर एक बीच में आंगन होता था और उस आंगन के चारों तरफ क्या बने होते थे, कमरे बने होते थे। उसके बाद ये दीवार होती थी, यहाँ से गैलरी से एंट्री होती थी, और ये गैलरी से एंट्री के बाद एक मेन बाहर का दरवाजा होता था, दीवार। और दरवाजा जो होता था वो बीच में ना होकर किनारे की तरफ होता था, बीच में ना होकर किनारे की तरफ होता था। इसका मतलब क्या होता था कि कोई भी अगर आए तो उसको सीधे घर के अंदर में एंट्री ना मिले, या सीधे घर के अंदर की चीजों को वो ना देख पाए। ठीक। दूसरी बात, दीवारों में जो झरोखे होते थे, जो खिड़कियां होती थी, वो ऊंचाई पर बनाई जाती थी, जैसे कि सड़क पर चलता हुआ आदमी, आता जाता हुआ आदमी, कोई भी राहगीर खिड़की से घर के अंदर ना देख सके। यानी कि यहाँ पर ये प्राइवेसी के, निजता के महत्व को भी समझते थे। ठीक। प्रत्येक मकान में ईंटों का बना एक स्नान घर होता था, हर घर में एक स्नान घर होता था, जहां से पानी का निकासी घर के बाहर की नाली के लिए, नाली को होता था। जैसे बाहर सड़क है, ये सड़क के बाहर ये नाली चल रही है, और यहाँ पर घर है, तो घर से एक पाइप के द्वारा पानी इस नाली में चला जाता था। और ये नाली कैसी थी, ये नाली कवर्ड थी। ठीक। अब घर में अलग अलग तरीके के पानी निकलता है, साफ पानी भी निकलता है, गंदा पानी भी निकलता है। तो जो स्नानागार और गंदे पानी के लिए अलग अलग नालियां होती थी। मकानों में सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं, तो अगर किसी मकान में सीढ़ियां मिली हैं तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाने के लिए होंगी। और ऊपर क्यों कोई जाएगा, क्योंकि दूसरी मंजिल होगी। तो इन सीढ़ियों के अवशेष से ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मकान है वो एक से ज्यादा मंजिल के रहे हों, दो मंजिल या उससे भी ज्यादा मंजिल के रहे हों। और बड़े मकानों में भीतर जाने के लिए देखिए गलियारे का निर्माण भी किया गया था। अनेक मकानों में सबसे बाहरी कमरे में बाहर की तरफ यहाँ पर कुएं भी पाए गए हैं। कुएं क्यों पाए गए हैं, कि अगर कोई प्यासा आदमी आता है तो उसको पानी वगैरह पिलाने के लिए बाहर से व्यवस्था हो जाए और उसको घर के अंदर एंट्री ना दी जाए। तो अनेक मकानों में सबसे बाहरी कमरे में कुएं पाए गए हैं। यहाँ पर अनेक लिखा है, यानी कि सभी मकानों में कुएं नहीं रहे हैं। हाँ, अधिकतर मकानों में कुएं पाए गए हैं। और विद्वानों के अनुसार मोहनजोदाड़ो में ही लगभग 700 की संख्या में कुएं थे। दरवाजे जो होते थे वो बीच में ना होकर एक किनारे पर होते थे। तो ये घर की बाहरी दीवार है, तो यहाँ पर बीच में दरवाजा नहीं होता था, या तो इस किनारे पर दरवाजा होगा या तो इस किनारे पर दरवाजा होगा। और अगर सड़क, मेन सड़क जा रही है, तो दरवाजा कभी भी मेन सड़क पर नहीं होगा, बल्कि दरवाजा हमेशा बगल की गलियों में खुलेगा। शोर शराबे से बचे रहें और प्राइवेसी मेंटेन रहे, इसके लिए। लेकिन जो एक इसका एक्सेप्शन है वो लोथल में है। लोथल में एक मकान पाया गया है जिसका जो मुख्य द्वार था वो गली में नहीं था बल्कि मेन रोड पर था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, वो हम बात करते हैं सिटाडेल की। दुर्ग टीला हम जानते हैं क्या है, सिटाडेल है, जो नॉर्मली नगर के पश्चिमी कोने पर, लेकिन लोथल में साउथ ईस्ट में मिला है। ठीक। तो ये दुर्ग टीला बेसिकली किसके लिए होता था, यहाँ पर हम मानते हैं कि अपर क्लास के लोग, यानी कि जो रिच क्लास है या जो नोबिलिटी है, वो लोग यहाँ पर दुर्ग टीले में रहा करते होंगे। ये दुर्ग टीले में कुछ विशेष संरचनाएं हमको मिल रही हैं जिनका उपयोग सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता रहा होगा। जिनमें दो इंपॉर्टेंट है, एक है अन्नागार यानी कि भंडार गृह, या हम बोल सकते हैं ग्रेनरी। और दूसरा हमारा विशाल स्नानागार। तो अभी विशाल ना बोल रहे, केवल स्नानागार बोले। और ये क्या है हमारा, ये है बाथ। ठीक है, स्नानागार गार होता था, बाथ होता था, और ग्रेनरी होती थी। ये यहाँ पर, ये लगभग हर जगह मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर बड़ी मिली है। जैसे ग्रेनरी अगर देखा जाए तो हड़प्पा में जो ग्रेनरी मिली है, हड़प्पा में मिली है 12 रूम्स की ग्रेनरी, इसमें 12 कमरे थे। वहीं मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेनरी मिली है
उसमें 27 कक्ष थे। आयोग 27 की जगह 26 ही मानता है, लेकिन 27 26 एक ही बात हम मान के चलते हैं। तो मुझे बताइए, सबसे बड़ी ग्रेनरी कहाँ पर मिली है? हड़प्पा की जो 12 रूम वाली है, लेकिन मोहनजोदाड़ो वाली कितनी है? 27 रूम वाली है। और इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी। और स्नानागार भी हमको अलग अलग जगहों पर मिला है, लेकिन जो ग्रेट बात हमको मिला है, महान स्नानागार मिला है, वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। यहाँ की सामाजिक संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो कास्ट डिवीजन नहीं था, बल्कि क्या था? क्लास डिवीजन था, वर्ग विभाजित था। यानी कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग या मध्यम वर्ग। यानी कि समाज का विभाजन था वो संपत्ति के आधार पर था। कौन अमीर है, कौन गरीब, अनुमान है ये। ठीक है। जाति के स्थान पर, जाति ऐसे लिखा जाता है, जाति के स्थान पर वर्ग में विभाजित है, इसका आधार संपत्ति होती थी। और जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। इंपॉर्टेंट है, किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक व्यापारिक सभ्यता थी, ट्रेडिंग इकोनॉमी थी। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है उद्योग होगा, क्योंकि उद्योग होंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे? एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और तभी हम उनके लिए क्या कर पाएंगे? इंपोर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से उद्योग थे? वस्त्र उद्योग थे, धातुकर्म उद्योग यानी कि मेटलर्जी था, ठीक, जो तांबे और कांसे से संबंधित था। पोत निर्माण उद्योग, क्योंकि इनका जो व्यापार होता था वो समुद्र के माध्यम से होता था, क्योंकि अगर सुमेरिया जाना है तो भी समुद्र से जाना है, मिस्र जाना है तो भी समुद्र से जाना है। तो यहाँ पर जो जहाज निर्माण उद्योग था वो भी क्या था? रहा होगा या रहा था। आभूषण निर्माण से संबंधित उद्योग 3 जगह पाए गए, चन्नू से, लोथल से और धौलावीरा से। चन्नू को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस्ट्रियल सिटी, क्योंकि यहाँ पर हमको मेटलर्जी के, इंडस्ट्री के भी साक्ष्य मिले हैं, तांबे की भट्टियां मिली हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमको जो बीट्स हैं, बीट्स बनाने की इंडस्ट्री भी मिली है, और दूसरी इंडस्ट्रीज की लोकेशन भी हमको चंद्रदाड़ो से मिली है। तो इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस्ट्रियल सिटी या सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर। इसके अलावा लोथल, धौलावीरा और भी कई सारे हैं जहां पर हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं, और आभूषण निर्माण और दूसरे जो उद्योग है उनके साक्ष्य हमको मिले हैं। जैसे चन्नू दाड़ो, लोथल और धौलावीरा को आभूषण निर्माण से संबंधित क्यों माना गया है? क्योंकि इन तीनों जगहों से हमको एक विशेष प्रकार की ड्रिल मिली है, जो ड्रिल का इस्तेमाल जो मनका होता है या जो बीड होती है उसमें छेद करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसलिए ये माना गया कि यहाँ पर आभूषण उद्योग था। ऐसे ही नागेश्वर और बालाकोट नाम के जो स्थल थे वो जो थे वो तट के समीप थे, यानी कि जो समुद्र तट था उसके समीप थे। और यहाँ से हमको शंख से बने आभूषण मिले हैं, जो कहीं और स्थानों पर ले जाए जाते रहे होंगे यहाँ पर बनाने के बाद। व्यापार और वाणिज्य की बात कर ले, उद्योग है, उद्योग के बाद व्यापार और वाणिज्य। तो हम जानते हैं, मैंने बताया अभी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें विदेशी व्यापार विकसित अवस्था में था। और इसको साबित करने के लिए मेसोपोटामिया में बेबीलोन एक जगह है जहां पर जाके सिकंदर की मौत हुई थी। वहां से हमको एक अभिलेख मिला है जिसमें सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार की डिटेल्ड बातें बताई गई हैं। और यहाँ पर 3 व्यापारिक जगहों का उल्लेख किया गया है जहाँ के लोग आपस में व्यापार करते थे। ये है दिलमन, मगन और मेलुहा। इतिहासकारों ने ये कोशिश की है कि दिलमन, मगन और मेलुहा किसे कहा जाता था। तो दिलमन कहा जाता था बहरीन को। और लेकिन एसआर राव एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि लोथल ही दिलमन था, बहरीन दिलमन नहीं था। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि अधिकांश लोग क्या कहते हैं? बहरीन को दिलमन बोलते हैं। बहरीन जो एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, वो बहरीन है और उसको दिलमन कहा जाता रहा होगा, जबकि एसआर राव के अनुसार लोथल को ही दिलमन कहा जाता था। मगन बेसिकली मकरान तट पर स्थित है। मकरान कोस्ट कहाँ पर है? मकरान कोस्ट है हमारे पास ओमान, मिडिल ईस्ट कंट्री है ओमान। उसका जो तट है उसको मकरान तट बोला जाता है। और ये कहते हैं कि मगन जो है वो ओमान का ही भाग था, और यहाँ से ये तांबा वगैरह लेके आते थे। मेलुहा ये कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा भी कहा जाता है। बड़ी मशहूर किताब है मेलुहा के मृत्युंजय।
मेलुहा के मृत्युंजय, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, अमीश त्रिपाठी की, वो इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है और उसमें उसको मेलुहा कहा गया है। वहां पर इस अभिलेख में जो मेसोपोटामिया के बेबीलोन से मिला है उसमें यह भी कहा गया है कि जो व्यापारी थे वो निंगल देवी वहां की एक देवी रही होंगी, जिनका मंदिर पोर्ट में था। जब भी वहां पर जाते थे तो पहले पोर्ट में और उस देवी के मंदिर पर कुछ भेंट वगैरह चढ़ाते थे और फिर उसके आगे जाकर अपने व्यापार की जो कामकाज था वो करते थे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक, यहाँ की सील्स या मुद्राएं या मोहरें। ये मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन मोहरों से हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में काफी चीजें जानने को मिलती हैं। और इनका यूज भी किस लिए रहा होगा, इसमें भी लोगों में अलग अलग बातें हैं। कुछ कहते हैं कि इनका यूज मुद्रा के रूप में किया जाता रहा होगा, कुछ लोग कहते हैं इनका यूज स्टैंप के रूप में किया जाता रहा होगा। वहीं कुछ हमको सील्स ऐसी मिली हैं जिनके बीच में छेद है और उससे अनुमान लगाया गया कि इनका इस्तेमाल तावीज, तालिस्मान वगैरह के लिए भी किया जाता रहा होगा। और इन सील्स में कुछ पशुओं का अंकन है, कुछ चित्र बने हुए हैं और एक लिपि भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ मुद्राओं में मानव और पशुओं का अंकन मिलता है। अधिकांश मुद्राओं में वास्तविक पशु ही अंकित हैं, जैसे बैल, सॉरी बैल, ठीक है, और गरुड़, ठीक है, ये सब अंकित हैं। लेकिन कुछ में मिथकीय पशुओं का यानी कि मिथिकल जो एनिमल्स है उनका भी वर्णन है, जैसे यूनिकॉर्न, एक सींग वाला घोड़ा, ये एक मिथिकल एनिमल है। तो मिथिकी पशुओं का भी अंकन है। इनका आकार चौकोर भी है, गोल भी है, बेलनाकार भी है, अलग अलग आकारों की हमको मिली हैं। मेसोपोटामिया की मुद्राएं बेलनाकार होती थी और यहाँ की सभी आकारों की मिल रही हैं। मुद्राओं में चित्रलेखीय लिपि यानी कि पिक्टोग्राफिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसमें चित्र और कुछ चिन्ह बने हुए हैं जिनका मतलब अभी तक समझा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको हम चित्रलेखी लिपि या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली बात है वो ये है कि मुद्राओं का उपयोग विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने स्टैंप के रूप में किया जाता रहा होगा। इनका महत्व क्या है, मुद्राओं को देखने से हमको उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वहाँ के स्क्रिप्ट का भी अंकन इसमें है, वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये इनका महत्व है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट या जो सील्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक पशुपति मुद्रा है जिसमें एक योगिन का अंकन है, जिसे माना जाता है कि वो शिव है। कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो प्रोटो शिवा है, आद्य शिव है। इनके साथ कई सारे जानवरों का अंकन है, गांडे का, भैंस का, हाथी का, बाघ का, हिरण का, वगैरह वगैरह का अंकन है। और एक यूनिकॉर्न मुद्रा है जिसमें एक मिथिकी पशु जिसकी नाक पर सींग है, ऐसे घोड़े का अंकन है। एक वृषभ मुद्रा है जो कि कुबड़ वाले बैल की अंकन है उस मुद्रा में, तो उसको हम लोग बुल सील बोलते हैं, वृषभ सील बोलते हैं। एक श्रृंगी मुद्रा यानी कि यूनिकॉर्न सील, और ये पशुपति सील है। लिपि की अगर बात करें तो यहाँ की लिपि जैसे मैंने बताया कि चित्रलेखी लिपि है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो पढ़ी नहीं जा सकी। दूसरी खास बात इस स्क्रिप्ट के बारे में कि जैसे हम लोग इंग्लिश या हिंदी को इधर से लिखकर उधर की तरफ जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं, उसके विपरीत ये लिपि उर्दू की तरह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। और उसके अलावा एक काम और था, लिपि को यहाँ से लिखना शुरू करते थे और ये लाइन यहाँ पर अगर खत्म हो गई तो हम दोबारा से यहाँ से शुरू ना करके यहीं से शुरू कर देते थे। और फिर इस तरीके से शुरू करके इस तरीके से लिखते थे कि यहाँ से लिखना शुरू किया, इधर गए, ये लाइन खत्म हुई तो अब यहाँ से लिखकर इधर लिखना शुरू किया, ये लाइन खत्म हुई तो अब यहाँ से उल्टा लिखेंगे और इस तरीके से लिखते हैं। इसको बोलते हैं बुस्नोफेदन। जो लिपि इस तरीके से लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, बुस्नोफेदन। ब्राह्मी लिपि भी ऐसे ही लिखी गई है कई जगहों पर। तो ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है और बुस्नोफेदन है। माप तौल, क्योंकि ये व्यापारिक सभ्यता थी और व्यापारिक सभ्यता में जब व्यापार करेंगे तो माप और तौल तो होगी ही होगी। तो माप और तौल के लिए क्या करेंगे, ये लोग वजन और मापन का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वो जो बाट वगैरह इस्तेमाल करते थे वो 16 या उसके मल्टीपल्स में होते थे, जैसे 16, 64, 160 और 320। और बड़े वजनों के लिए ये डेसिमल सिस्टम के वजनों का इस्तेमाल करते थे, बड़े वजनों के लिए डेसिमल सिस्टम का। और जनरली 16 या उसके गुणक का उपयोग करते थे माप के लिए।
16, 32, 64 वगैरह वगैरह का। धार्मिक परंपराओं की अगर बात करें तो यहाँ पर वैसे मंदिर तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी इनकी सील्स और दूसरी चीजों को देखकर पता चलता है कि ये धार्मिक रहे होंगे। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, और एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, और ये माना गया है कि मातृ देवी या भूमि की देवी का ये दिखाया जा रहा है। ये कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। और भी कई जगहों से मिली है। पशुपति शिव या आदि शिव की तो मोहनजोदाड़ो से पशुपति मुद्रा प्राप्त हुई है, और जिसमें अंकित देवता के 3 सिंह वाले सिर हैं और उसके चारों ओर पशुओं का अंकन है। हो सकता है कि उसके सिर पे 3 सिंह हो, या वो कोई मुकुट लगा के रखते हो इसमें 3 प्रोप्स निकले हों। लिंग और योनि के प्रतीकों की पूजा भी यहाँ पर की जाती थी। वृक्ष और पशु पूजा भी ये लोग करते थे। बेसिकली अगर देखें तो प्रकृति पूजा रही होगी, और पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र माना जाता था। एक ऐसी मुहर हमको मिली है जहाँ पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र मिला है, और माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का विश्वास था कि उनके देवता जो है वो पीपल पर रहते थे। ये पशुओं की पूजा भी करते थे, बैल की पूजा करते थे, भैंस की करते थे और बाघ की करते थे। प्राकृतिक शक्तियों में सूर्य की, अग्नि की और जल की पूजा भी ये लोग करते थे, और यहाँ पर बड़ी संख्या में ताबीज भी पाए गए हैं। मोहर और मोहर के बीच में छेद करके ताबीज जैसा बना लिया गया है, और ये चीजें दिखाती हैं कि वो भूत प्रेत और जादू टोने में भी विश्वास रखते रहे होंगे। सिंधु सभ्यता का पतन अगर हम लोग देखें तो कई सारे कारण बताए जाते हैं, जिनमें से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। आर स्टाइन और एन घोष ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और इस जलवायु परिवर्तन की वजह से सभ्यता नष्ट हो गई, यहाँ के लोग ये जगह छोड़कर कहीं और मूव कर गए। KUR कैनेडी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा आई थी, और उस प्राकृतिक आपदा की वजह से ये लोग ये जगह छोड़कर चले गए। जॉन मार्शल और एसआर मैके कहते हैं कि क्योंकि नदियों किनारे बसे हुए तो इन नदियों में बार बार बाढ़ आती थी, और इसी बाढ़ की वजह से सभ्यता समाप्त हो गई और लोग ये जगह छोड़कर चले गए। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि इनके इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण है बाहरी लोगों का आक्रमण, जो कौन थे? जो आर्य थे। अब अलग अलग साइट से हमें क्या क्या चीजें मिली हैं एक बार वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। हड़प्पा से हमको क्या क्या मिला है? जितनी भी मोहरें मिली हैं उनमें से जो अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख युक्त मोहरें क्या? तो इनमें कोई कुछ अंकित है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है। तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमको हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा से हमको 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो मजदूरों के लिए रहे होंगे ऐसा माना जाता है। एक बर्तन मिला है जिस पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है। शंख का बना हुआ बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है, और यही माता देवी है। पीतल का बना हुआ हमको इक्का मिला है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। गेहूं और जौ के दानों के हमको अवशेष भी हड़प्पा से मिले हुए हैं। तांबे का इक्का भी यहाँ पर मिला है। मोहनजोदाड़ो से हमको एक महल मिल, एक बड़ा सा भवन मिला, एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि महाविद्यालय रहा होगा। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाविद्यालय नहीं बल्कि पुरोहित का निवास था। ठीक है। नर्तकी की एक मूर्ति मिली है जो कांसे की है। इसको भी अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। जॉन मार्शल ने कहा कि डांसिंग गर्ल है। स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि एक बलूची लड़की का चित्र है। ठीक है। पुजारी की मूर्ति मिली है। पशुपति मुद्रा मोहनजोदाड़ो से मिली है। 6 भट्टे मिले हैं जहां पर कुंभकार यानी कि जो कुम्हार थे वो अपनी चीजें पकाया करते होंगे। सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। हाथी के सर का एक टुकड़ा मिला है। गले तांबे के ढेर हमको मिले हैं। सीपी की बनी हुई एक पटरी हमको मिली है। बिखरे व कुएं से प्राप्त नर कंकाल हमको मिले हुए हैं। घोड़े के दांत मिले हैं। और गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान हमको मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। चन्नू दाड़ो, इसको इंडस्ट्रियल सिटी बोला जाता है IBC की, वहां से हमको अलंकृत हाथी मिला है। एक हाथी की मूर्ति मिली, इसमें डिजाइन बनी हुई है तो वो अलंकृत हाथी मिल गया। वक्राकार ईंटें यानी कि ऐसी ईंटें मिली हैं हमको यहाँ से जो कहीं और से नहीं मिली। हमको लिपस्टिक मिला है। हमको काजल मिला है। हमको यहाँ से एक दर्पण मिला है कांसे का। कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पश्चिम हमको एक ईंट पर मिले हैं। काजल मिला है। दवात यानी कि इंक पॉट मिली है। मन का बनाने का कारखाना मिला है। कंघा मिली है। और ड्रिल हमको मिली है चन्नू दाड़ो से। लोथल जो एक और इम्पोर्टेंट साइट है, वहां पर हमको एक मकान मिला जिसका दरवाजा बाकी जगहों से अलग था। बाकी जगहों पर दरवाजे हमेशा गली में खुलते थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल में हमको एक मकान मिला जिसका दरवाजा गली की ओर न खुलकर मेन रोड पर खुल रहा था। यहाँ से हमको मेसोपोटामिया यानी कि फारस की मुद्रा मिली है। पोर्ट मिला है। चावल और बाजरे के साथ मिले हैं। घोड़ी की एक मिट्टी की मूर्ति मिली है। पक्के रंगों से लगे हुए हमको बर्तन मिले हैं।
3 युगल समाधियां मिली हैं। युगल समाधियां वो समाधियां होती थी जहां पर एक पुरुष के साथ एक महिला को दफनाया जाता था, और इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि यहाँ पर सती प्रथा भी रही होगी, तभी पुरुष के साथ स्त्री को दफना दिया जाता था। हाथी दांत का बना हुआ एक स्केल हमको मिला है, एक पैमाना हमको यहाँ से मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें मिली हैं। हल के निशान मिले हैं वो जुते हुए खेत के, जो इस तरीके से हैं, जिसको देख के लगता है कि एक साथ 2 फसलें बोई जाती रही होंगी। ईंटों से बने हुए चबूतरे, हवन कुंड मिले हैं। कच्ची मिट्टी से बने घरों के अवशेष मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं, ईंटें जिन पर डिजाइन बनी हुई थी उससे बने हुए फर्श हमको मिले हैं। अन्नागार मिला है। युगल और प्रतीकात्मक शवाधान हमको मिला है। प्रतीकात्मक शवाधान कलश शवाधान को बोलते थे। कलश शवाधान क्या होता है? जहां पर किसी की मृत्यु होने पर उसको जला दिया जाता था, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, और उसकी राख और हड्डियों को एक कलश में भरकर दफना दिया जाता था। इस प्रकार के शवाधान को कलश या प्रतीकात्मक शवाधान कहा जाता था। युगल शवाधान क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आपको ध्यान रख लेना है। ज्योग्राफी की क्लास आपको मिल ही गई है, या अगर नहीं मिली तो इसके बाद आ जाएगी। और मुझे नहीं पता कौन सी क्लास पहले पड़ेगी, मुझे लगता है कि मैं ज्योग्राफी की पहले डाल दूंगा और उसके बाद ही डालूंगा। तो ये हमारे पास आज 7 सितंबर का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो जो टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए, क्योंकि मुझे तो केवल आपको समझा देना है, इसको रिटेन आपको करना है। रिटेन करिए, आपके पास और भी जो सोर्स है जो इनको फॉलो करिए। तो मिलते हैं कल 8 तारीख को अगले टारगेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।